हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। डेली चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स आते हैं और डेली बताना पड़ता है कि एयरफोर्स वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट के लिए जीके, साइंस, करंट अफेयर और कंप्यूटर से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। उसको आपको नहीं पढ़ना है, उस पर आपको टाइम नहीं खपाना है। डेली सुबह 10 बजे चैनल पे आइए, आपको एक वीडियो मिलेगी। कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहेंगे तो उससे रिवीजन भी होता रहेगा। तो डेली 10 बजे आप वीडियो देखिए। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। 1 तारीख को फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे आपके वाई ग्रुप के लिए। 10 तारीख 10 मार्च तक मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें जीके, साइंस, करंट अफेयर, कंप्यूटर पूरा कंप्लीट होगा। उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में टाइम अपना खपाना है, इस सब्जेक्ट में आपको टाइम नहीं खपाना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में जीके के साथ साथ साइंस के कुछ क्वेश्चंस मिक्स किए हैं। 25 क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और टेलीग्राम के लिए काफ़ी लोग बोल रहे थे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। या फिर आप @AnkitSingh38 भी सर्च करोगे तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो आ जाएगा, ज्वाइन कर लो। अगले महीने से वहाँ भी चीज़ें स्टार्ट करेंगे आपके तैयारी के लिए, जिससे आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है और एरिथमेटिक है वो भी थोड़ा बेटर हो पाए। तो वो हम टेलीग्राम पे करेंगे। इसके अलावा देखिए, अगले 30 दिन तक मैं ऑलमोस्ट, ये मान लीजिए सोने का टाइम हटा लो, इसके अलावा बाकी 15 घंटे मैं आपके साथ रेगुलर रहूँगा। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे करो या व्हाट्सएप पे करो या फिर यूट्यूब के थ्रू, मैं हर जगह आपके लिए अवेलेबल रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो जो भी दिक्कतें हैं, कोई परेशानी है, ये मान लीजिए कि आप सब कुछ मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। होना चाहिए ऐसा एग्ज़ाम तक, एक अगर कोई किसी का भी साथ मिल जाता है एग्ज़ाम तक तो एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं आपके साथ हूँ एग्ज़ाम तक, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? तो ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग ये पता होने चाहिए, शिफ्ट में पूछे जाते हैं। आपके शिफ्ट में आया तो आसानी से कर दोगे, 1 नंबर मिल जाएगा। सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है जिससे मसूड़ों में खून आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड और ये खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, रतौंधी लिखा हुआ है, तो ये आंखों की बीमारी है जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर बी, बेरी बेरी, तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। ठीक है। रिकेट्स, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है और ये हड्डियों का एक रोग है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, बेसबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड इन बेसबॉल? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेसबॉल के खेल में प्रत्येक टीम पर 9 खिलाड़ी होते हैं मैदान पर। बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, तो राष्ट्रीय खेल भी पूछा जाता है। देखिए, इसे डायमंड नामक पिच पर खेला जाता है। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 खिलाड़ी। तो क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर 7 खिलाड़ियों की बात करें तो कबड्डी, वाटर पोलो की प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। 5 खिलाड़ी देखिए कहाँ होते हैं? बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज ब्लैक गांधी? तो उपनाम जरूर आपके एग्जाम में आते हैं। राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ते जाइए क्योंकि निगेटिव मार्किंग है 0.25 की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ उनके अहिंसक आंदोलन के लिए ब्लैक गांधी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में देखिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए नंबर, नेल्सन मंडेला, तो इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, और ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी एयरफोर्स में पूछा जा चुका है। डी नंबर है जूलियस नेरेरे, तो अफ्रीकी नेता जिन्हें तंजानिया का राष्ट्रपति माना जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए।
तो संसार की पूछी गई है तो आसानी से कर दोगे। डी नंबर। माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.46 मीटर। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। तो इसकी ऊंचाई नहीं पूछा जाएगा, और ये भी बहुत कम पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, क्योंकि सभी को रटा हुआ है। लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जानते हैं। ए नंबर देखिए, केटू गॉडविन ऑस्टिन लिखा है। तो ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पहली माउंट एवरेस्ट है, दूसरी आपकी केटू है। बी नंबर देखिए, कंचनजंगा। तो ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची है और भारत की निर्विवादित सबसे ऊंची चोटी है। मतलब विवादित कोई और है, लेकिन अगर बिना विवाद के पूछा जाए कि निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी कंचनजंगा है। बाकी अगर विवादित की बात करें तो फिर भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो केटू है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं समझाऊंगा आपको। माउंट किलिमिंजारो, तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर टिक करो। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर, शॉर्ट में जीवी मावलंकर, स्वतंत्र भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर को भारतीय संसद में लोकसभा का पिता के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, सुकुमार सेन, ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक तटीय रेखा किस राज्य की है? विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, पहले पूछा जा चुका है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। भारत की कुल 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं। ए नंबर देखिए, आंध्र प्रदेश, तो ये भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है। पहली गुजरात है, दूसरी पहली आपको रटनी है, और ये जो दूसरी है बस इसको आपको दिमाग में रखना है। किसी हार्ड शिफ्ट में पूछेगा तो पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। तमिलनाडु, ये भारत की तीसरी सबसे लंबी तटरेखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे जानकारी के लिए देख लो। महाराष्ट्र, यह पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख तटीय राज्य है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? ये इंपॉर्टेंट है। द 49th पैरेलल लाइन इज बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। 49वीं समांतर रेखा को दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाता है। ए नंबर देखिए, उत्तर और दक्षिण कोरिया लिखा हुआ है। तो इन दो देशों के बीच में 38वीं समांतर रेखा स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जर्मनी और फ्रांस, इन दोनों देशों के बीच में मैगी नॉट रेखा स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है रेड क्लिफ रेखा स्थित है। तो ये तीनों ऑप्शन वाले और एक जो मेन 49th समांतर रेखा है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत है, लेकिन नोट्स बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 10 तारीख को एक मैं पीडीएफ दूंगा जिसमें जीके होगा, साइंस होगा, करंट अफेयर होगा और कंप्यूटर होगा, और पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। 10 तारीख को दूंगा, अगले 10 दिन में तैयार हो जाएगा, और लास्ट के 10 दिनों में उसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है, और उसी से आपको सारे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना, मैं पीडीएफ आपको दूंगा, बस आप रेगुलर आइए, सुबह वीडियोस देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो आपकी तैयारी भी रिवीजन होती जाएगी, है ना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बताइए बार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, ये महाराष्ट्र के मुंबई में ट्राम्बे नामक स्थान पर स्थित है। तो महाराष्ट्र या फिर मुंबई नाम याद रखिए इतना केवल। बार्क की स्थापना पूछी जाती है 1954 में हुई थी। किसने करी थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। ये नंबर देखिए, श्रीहरिकोटा, तो यहाँ इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट। पोखरण, तो ये पोखरण राजस्थान का वह स्थान है जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण 1974 और 1998 किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। तारापुर, तो यहाँ भारत का पहला पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी डी होगा, है ना। उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक है। जाकिर हुसैन मशहूर तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र हैं। सितार, तो पंडित रविशंकर। शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बांसुरी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये तीनों नाम नोट डाउन कर लेना, किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर मिलेंगे। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेशित कण है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जेम्स चैडविक, तो 1932 में न्यूट्रॉन की खोज करी थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो इन्हें प्रोटॉन की खोज या फिर नामकरण किया था इन्होंने, और परमाणु नाभिक की खोज की थी। जॉन डाल्टन, तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत मतलब एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत किया था। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, सरहुल पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। सरहुल आपका ये झारखंड राज्य का एक प्रमुख आदिवासी त्यौहार है जिसमें प्रकृति और पेड़ों की पूजा की जाती है। सरहुल के त्यौहार में विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। असम का देखिए बिहू है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। ऑलमोस्ट सभी को रट गया होगा, जो न्यू स्टूडेंट है इसको रट लेना। केरल, तो ओणम और विशु ये केरल के प्रमुख त्यौहार हैं। पंजाब की बात करें तो वैसाखी और लोहड़ी ये पंजाब के प्रमुख त्यौहार हैं। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, संसार की छत किसे कहा जाता है? वॉट इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। पामीर के पठार को उसकी अत्यधिक ऊंचाई और कई पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन स्थल होने के कारण संसार की छत कहा जाता है। पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित है और यह हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश पर्वतों से जुड़ा हुआ है। तिब्बत का पठार, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। एंडीज पर्वत, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत, तो ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। 13th नंबर क्वेश्चन, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अरावली जो श्रृंखलाएं हैं काफ़ी चर्चा में रही हैं काफ़ी टाइम से, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तैयार कर लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। एजरा कप किससे संबंधित है? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। एजरा कप पोलो खेल से संबंधित है और यह दुनिया की सबसे पुरानी पोलो टूर्नामेंट में से एक है। एजरा कप भारत में पहली बार 1880 में कलकत्ता पोलो क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। इतना डीप नहीं पूछेगा कि भारत में पहली बार पोलो मतलब एजरा कप कब हुआ, बाकी इतना जरूर आपको याद रखना है कि एजरा कप पोलो से संबंधित है। ए नंबर देखिए, गोल्फ, तो राइडर कप, वॉकर कप, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, वेरी इंपॉर्टेंट। फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप और रोवर्स कप, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोटल 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आई थिंक, 7 क्यों, 3 3 6 2 8 8 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं ऑप्शन से, इनको नोट डाउन कर लेना। 14th नंबर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है या होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज आर रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताओ भाई। अब मैं कहूँगा कि ये PYQ है तो आप मानोगे नहीं, है ना, क्योंकि सबूत नहीं है।
लेकिन ये प्रीवियस ईयर है, जाके देख लेना, 1-2 साल पहले एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा गया था। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य होने के योग होना चाहिए, जिसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो फिर उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री लोकसभा के थ्रू भी बन सकता है, लोकसभा का सदस्य बन के, और राज्यसभा का भी सदस्य बन के। तो लोकसभा का सदस्य बन के अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो उसकी तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। तो ऑब्वियसली भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। ए नंबर देखिए 30 वर्ष लिखा है। तो राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 35 वर्ष भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु मिनिमम न्यूनतम चाहिए। 21 वर्ष पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष चाहिए। तो इन तीनों पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। हाँ, एक बार लिस्ट देख लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, किसी भी राज्य का गवर्नर 35 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री या फिर विधायक बनने के लिए 25 वर्ष, ग्राम पंचायत मुखिया फिर सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष, मतदाता के लिए 18 वर्ष। याद हो गया? ठीक है। 15th नंबर देखिए, सिलिकॉन घाटी भारत में किसे कहा जाता है? विच सिटी इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। बेंगलुरु को भारत के आईटी उद्योग का केंद्र होने के कारण भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। मूल सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, जो वैश्विक तकनीकी कंपनियों का घर है। ठीक है। ए नंबर हैदराबाद, तो निजामों का शहर और मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। पुणे को क्या कहा जाता है? दक्कन की रानी और पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है पुणे को। ठीक है। चेन्नई को भारत का डेट्रॉयट और बस भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग बहुत बड़ा है। 16th नंबर देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करो। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेवी में पूछा गया था लास्ट बैच में 2025 में। तो कोसी नदी को अपना मार्ग बदलने और बिहार में भयंकर बाढ़ लाने के लिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो जानकारी लिखता हूँ ये इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। अब आपको ये पता चल गया कि कोसी नदी अपना मार्ग बदलती है और बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, इसी वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए थोड़ी सी जो एडिशनल जानकारी है वो लिखी जाती है, समझ रहे हैं। दामोदर नदी को अक्सर बंगाल का शोक कहा जाता है। गंगा नदी, तो ये भारत की सबसे लंबी है और राष्ट्रीय नदी है। दामोदर नदी, तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। सोन नदी तो अमरकंटक से निकलती है और गंगा की ये एक प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। 17th नंबर देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc², ये महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आइजैक न्यूटन, तो इन्होंने गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। सीवी रमन, तो इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। गैलीलियो गैलीली, तो इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था और जड़त्व का नियम दिया था। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। 18th नंबर देखिए, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला देश कौन सा है? विच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, चांसेस हैं कि पूछा जाए इस बार। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। देखिए एक फैक्ट देखिए,
शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य सभी पुरस्कार ये स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार तो ओस्लो में भी दिया जाता है, मतलब नॉर्वे में और स्वीडन में। फिर हमने स्वीडन पे ही टिक क्यों किया है, अभी बताता हूँ। अमेरिका, यहाँ पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर दिए जाते हैं। फ्रांस, यहाँ प्रसिद्ध कॉन फिल्म फेस्टिवल आयोजित होते हैं। यूनाइटेड किंगडम, यहाँ साहित्य का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाले देश और शहर 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं: भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। तो भौतिकी के लिए देखिए स्वीडन में, केमिस्ट्री के लिए स्वीडन में, मेडिसिन के लिए स्वीडन में, लिटरेचर के लिए स्वीडन में और इकोनॉमिक्स के लिए स्वीडन में। तो 5 जो हैं ये आपके स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन ये अपवाद है, शांति के लिए नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो सिटी में। बाकी स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो मोस्टली जो 5 हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला देश कौन सा है, तो हम स्वीडन पे ही टिक करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 5 तो यहीं दिए जाते हैं। बस एक अपवाद आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है। तो ये आपका ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे के। ठीक है, 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यह मुख्य रूप से बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, रणथंभौर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। उत्तराखंड, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट। असम, तो कांजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये आपके असम में है। कांजीरंगा जो है ये आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 नंबर देखिए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? बताओ, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। पाकिस्तान का जो आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है वो फील्ड हॉकी है। भारत का भी अघोषित मतलब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल हॉकी ही माना जाता है। हॉकी माना जाता है, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल वैसे है नहीं। ठीक है, पाकिस्तान ने हॉकी विश्व कप सबसे ज़्यादा बार जीता है। ठीक है, क्रिकेट, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय है लेकिन राष्ट्रीय नहीं है। अच्छा, हाँ ये ऐसे फालतू का पॉइंट बना दिया, भारत में इतना क्रिकेट लोकप्रिय है। स्क्वैश, पाकिस्तान ने इस खेल में भी बहुत दबदबा बनाया है लेकिन ये राष्ट्रीय खेल नहीं है। कबड्डी, तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ये नोट डाउन कर लेना और ये कर लेना। जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। बाकी जो लोग नोट्स नहीं बना रहे उनको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियोस देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के थ्रू रिपीट होती रहेंगी, रिवीजन होता रहेगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रसिद्ध संस्कृत काव्य गीत गोविंद की रचना 12वीं सदी के कवि जयदेव ने की थी। इस काव्य में भगवान कृष्ण और राधा के बीच के प्रेम और रासलीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए नंबर लिखा है बाणभट्ट, तो इन्होंने राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित और कादम्बरी लिखी थी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेंगी कहीं ना कहीं। कालिदास, तो इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत लिखी। डी नंबर है वेदव्यास, तो महर्षि वेदव्यास ने महाकाव्य महाभारत की रचना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामायण और महाभारत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। 22 नंबर, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में हर साल 29 अगस्त को, 29 अगस्त ही टिक किया ना, हाँ, 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा खेल जगत पुरस्कार, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, अर्जुन पुरस्कार है,
ये भी प्रदान किए जाते हैं। 12 जनवरी तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 सितंबर तो सर्वपल्ली डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। 28 फरवरी तो सीवी रमन की खोज की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को। तो 5 सितंबर नहीं पूछेगा, बाकी 12 जनवरी और 28 फरवरी दोनों इंपॉर्टेंट है। 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? बताओ, मैंने कहा था क्वेश्चन मैंने रखा है ये वाला। अब बताओ, यहाँ देखो दोनों ऑप्शन है, K2 भी है और कंचनजंगा है। अब बताओ भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जब ऑप्शन में K2 और कंचनजंगा दोनों है तो फिर आप K2 पे ही टिक करेंगे। बताता हूँ क्यों। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 और गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। चूंकि K2 जो है वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में है, इसलिए पूरी तरह से भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में सबसे जो ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। अब विवादित है K2, अभी समझाता हूँ, ये क्लियर कर लो पहले। नंदा देवी, ये पूरी तरीके से भारत उत्तराखंड के स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा ये दुनिया की तीसरी और भारत की निर्विवादित सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सिक्किम में स्थित है। अनाई मूडी ये दक्षिण भारत, केरल और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। समझो, भारत की सबसे ऊंची चोटी, कंफ्यूजन खत्म करते हैं। ऊंचाई, स्थिति, पर्वत श्रेणी और स्थिति का सच, K2 और कंचनजंगा। K2 की जो ऊंचाई है 8,611 है, 8,585। तो ऑब्वियसली ऊंचाई में तो सबसे ऊंची यही है, लेकिन ये कहाँ पे स्थित है? पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में। ये आपका भारत सिक्किम में ही है, ठीक है। ये आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी में है और ये आपकी हिमालय श्रेणी में है। अब स्थिति का सच जान लो, वहीं से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये भारत का अभिन्न अंग लेकिन पाक के अवैध कब्जे में है। और ये जो है कंचनजंगा, ये पूर्णतः भारत के नियंत्रण में है, कोई भी इस पर डिस्प्यूट नहीं चल रहा है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि विवादित रूप से बताइए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर K2 है। अगर निर्विवादित शब्द का यूज़ किया जाता है तो कंचनजंगा। अगर इन शब्दों का यूज़ नहीं किया जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और ऑप्शन में K2 नहीं है, तो फिर सिंपल आप कंचनजंगा पे टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में K2 है और कंचनजंगा भी है तो फिर K2 को ही टिक करेंगे, क्योंकि पीओके को भारत अपना ही मानता है। तो फिर K2 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलो 24th नंबर देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने प्रतिपादित किया था? हु propounded द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपिया में गति के तीनों नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम का वर्णन किया है। ए नंबर गैलीलियो गैलीली, तो जड़त्व का नियम दिया है और टेलीस्कोप से अंतरिक्ष का अध्ययन किया। निकोलस कोपरनिकस, तो इन्होंने बताया कि सौर मंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। जोहान्स केपलर, तो इन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड द बुलंद दरवाजा? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा, तो लोकेशन भी याद रखना। इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। अकबर ने 1572 में अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। ए नंबर शाहजहां, तो इन्होंने आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला बनवाया था। औरंगजेब, तो इन्होंने महाराष्ट्र में अपनी पत्नी की याद में बीबी का मकबरा बनाया था, काफ़ी बार पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। बताओ, कुतुब मीनार का निर्माण तो इन्होंने शुरू करवाया था, ख़त्म किसने किया था, कंप्लीट किसने करवाया था? और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। इसका कमेंट कर देना, कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने ख़त्म करवाया था। तो ये थे आज के इस वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था।
मैं इसके पीछे काफ़ी घंटे काम करता हूँ, तब जाके इतनी अच्छी वीडियो बनती है। जितने लोग भी चैनल पे न्यू आए हो, अगर आपको थोड़ा-सा भी ट्रस्ट इश्यू है कि इन वीडियो से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, जो पीडीएफ दूँगा उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, या अभी 1 तारीख को आपकी एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए टेस्ट सीरीज आ रही हैं कंप्लीट 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑनलाइन एकदम लगाएँगे आप, तो क्या उनसे क्वेश्चन वगैरह फँसेंगे कि नहीं फँसेंगे? तो आप चैनल पे जाइए, पिछली जितनी भी वीडियोज़ मैंने एयरफोर्स के लिए बनाई है, अगर उनको आप देख लोगे, तो आपका जो ट्रस्ट इश्यू है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। डाउट आपका जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं कटने दूंगा, इस चीज़ की गारंटी है। आप अभी आए हो, मैं यहाँ पे 6-7 सालों से बैठा हूँ। एयरफोर्स की बहुत तैयारी कराई है पहले, फिर मैंने एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की तैयारी छोड़वा मतलब तैयारी करवाना छोड़ दिया था और सिर्फ नेवी पे फोकस कर रहा था। वापस से एयरफोर्स पे फोकस किया है, तो अभी केवल जीके पे फोकस कर रहा हूँ। बाकी टेलीग्राम के थ्रू मैं इंग्लिश और रीजनिंग वगैरह भी अगले मंथ मतलब 4-5 दिन बाद वहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बताइए आपका स्कोर क्या रहा, 22 से 25, 18 से 21 या फिर 15 से कम? अगर 15 से कम है तो फिर आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ हैं वो देख लेना, और इसके अलावा 10 मार्च के आसपास आपको एक पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ का नाम मैंने रखा है हीरा लाल, सब लोग याद कर लो, हीरा लाल रखा है, क्योंकि मैंने डायमंड पीडीएफ नाम रखना था, डायमंड से हीरा और हीरा से हीरा लाल क्लिक किया, तो हीरा लाल द मास्टर पीडीएफ आएगी, जिसमें जीके, साइंस, करंट अफेयर और कंप्यूटर पूरी कंप्लीट होगी। उसको तैयार करना है 10 दिन में हर हाल में, और बाकी के जो 10 दिन रहेंगे उसमें आपको उसको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि अगले 30 से 35 दिन मैं आपके साथ रहूँगा। 24 घंटे नहीं बोल सकता, क्योंकि सोने का टाइम हटा के बाकी सारा टाइम मैं आपके लिए ही एक्टिव हूँ। आप देख सकते हो चैनल पे, ना मैं नेवी के लिए कोई वीडियो डाल रहा हूँ, ना ही मैं नेवी के लिए कुछ भी कर रहा हूँ, सिर्फ एयरफोर्स के लिए कर रहा हूँ। तो आपके साथ बराबर लगा रहूँगा। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, धीरे से आपको कहीं ना कहीं आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, मैं शेयर करता रहता हूँ। तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज भी कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो पूछ सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो बहुत मैसेजेस आते हैं, सबके रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। बाकी आप कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे तो एक वो जो कमी होती है ना कि हाँ कोई इंसान है जो साथ में जुड़ा है, तो एक वो थोड़ा सा एक सहारा मिलता है, और जो चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं वो भी पॉसिबल हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।